हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घूर्णन गति का पार्ट 3। ओके, हमने लास्ट वीडियो में घूर्णन गति का पार्ट 2 करने के बाद में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन का हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें 25 क्वेश्चन किए थे हमने। ओके, तो अब इसमें हम करते हैं पार्ट 3। इसमें हम कुछ थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम फिर 25 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें बल युग्म। तो बल युग्म क्या होता है? ओके, तो बल युग्म जो है वो क्या है? बल युग्म दो ऐसे बलों का संयोजन है, दो ऐसे बलों का संयोजन जो परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हों। ठीक है, नहीं मतलब उनका परिमाण तो बराबर है। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है दोनों का, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, जैसे हम इसके लिए लेते हैं, ठीक है, जैसे ये एक छड़ है, तो इस छड़ पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल तो ये है और दूसरा बल इसके विपरीत दिशा में है, लेकिन परिमाण दोनों के बराबर है। ठीक है, अब ये जो छड़ है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ले लिया हमने, और दोनों बलों के बीच की दूरी जो है वो r है। दोनों बलों के बीच की दूरी r है। तब ये संयोजन क्या कहलाता है? एक बल युग्म कहलाता है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण हमने ले लिया एक टंकी वाला, ठीक है, टैप वाला। तो टैप जो होती है वो इस तरीके से, उसमें ठीक है ऊपर का जो हिस्सा होता है टैप का, उसको हम उंगलियों से पकड़ के इस तरीके से घुमाते हैं। ठीक है, एक को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे और एक को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, तभी उसको हम खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तब ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं बल युग्म। ठीक है, नहीं दो ऐसे बल जिनका परिमाण तो बराबर है, लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, बराबर बल हैं लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत हैं, तब इस टैप को हम खोल सकते हैं या फिर हम इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं इसका हम दूसरा उदाहरण लेंगे। दूसरा उदाहरण हम कह सकते हैं इसमें कि ओके, दूसरा उदाहरण हमने ले लिया एक स्क्रू ड्राइवर का। ठीक है, अब स्क्रू ड्राइवर जो है, इस तरीके से हमने एक स्क्रू ड्राइवर ले लिया और इसकी ये नोक है। अब हमें किसी स्क्रू को हमें खोलना है या फिर उसको हमने ठीक है टाइट करना है, उसको कसना है। तो क्या करेंगे हम, इस पर इसकी जो हैंडल है स्क्रू ड्राइवर का, इसको हम दो बलों से ठीक है दर्शाएंगे। एक तो हम एक इस डायरेक्शन में लगाएंगे और दूसरा हम इसको इस डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, तभी हम इसको खोल या बंद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तभी हम स्क्रू को खोल सकते हैं या फिर हम उसको कस सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये हो गया स्क्रू ड्राइवर के लिए, दो उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। अब यहाँ से जो टाउ होता है, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण जो होता है, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f। ठीक है, इससे हम इसको शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बल आघूर्ण में पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, r क्रॉस f होता है। तो वैल्यू इसकी सेम होती है। ठीक है, और इसका यूनिट भी सेम रहेगा। यूनिट क्या था उसमें? यूनिट था उसमें न्यूटन मीटर। ठीक है, नहीं न्यूटन मीटर था उसका यूनिट, तो इसमें भी यूनिट यही रहेगा। डायमेंशन की बात करेंगे बीमा की, तो डायमेंशन क्या होगी इसमें?
डायमेंशन भी क्या होगी, mL/t-2, ठीक है, ये डायमेंशन होगी, विमा हो गई। ओके, अब देखेंगे इसमें बलयुग्म द्वारा किसी तार को ऐंठने में किया गया कार्य। तो बलयुग्म द्वारा किसी तार को ऐंठने में किया गया कार्य कहाँ से देंगे, इसको देंगे हम W = 1/2 c², ठीक है। इसको हमें याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। यहाँ पर टाउ = होता है c θ, ठीक है। और यहाँ पर c क्या है, c यहाँ पर है ऐंठन गुणांक, ठीक है, ऐंठन गुणांक। ओके, ऐंठन गुणांक, इसको हम ट्विस्ट कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इसको आगे देखेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें अलग अलग स्थितियाँ दी हुई हैं, ठीक है, रैखिक व घूर्णी साम्यावस्था के लिए, ठीक है, रैखिक व घूर्णी साम्यावस्था के लिए सबसे पहले दिया हुआ है समान बल एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश कार्यरत हों तब क्या होगा इसके लिए, तब इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है। इस तरीके से ये एक छड़ दी हुई है, ठीक है, या कोई वस्तु है, तो उस पर दो बराबर बल लग रहे हैं लेकिन अलग अलग दिशा में लग रहे हैं और एक ही बिंदु पर लग रहे हैं, ठीक है, बिंदु एक ही है लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में रहेगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं समेशन F = 0, ठीक है। समेशन F = 0 का मतलब है यहाँ पर कि बलों का जो सदिश योग होगा वो 0 होगा, ठीक है। सदिश योग जो होगा एल्जेब्रिक सम वो 0 होगा। यहाँ पर समेशन टाउ = 0 होगा, ठीक है। इसका भी मतलब यही है कि जो बल आघूर्णों का सदिश है, ठीक है, बल आघूर्णों का सदिश योग है वो क्या होगा, 0 होगा। यदि वस्तु प्रारंभ में विराम में हो तो वह विराम में ही रहेगी, ठीक है, बताया था। इस स्थिति में वस्तु मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी। अब देखते हैं दूसरी वाली स्थिति क्या है, बल समान हो परंतु क्रिया रेखा भिन्न भिन्न हो, ठीक है। पहले वाले में एक ही बिंदु पर कार्यरत थे, अब इसमें अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये बल इस बिंदु पर कार्य कर रहा है और ये बल इस बिंदु पर कार्य कर रहेगा, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, ये वस्तु अपनी घूर्णन अक्ष के परितः घूमेगी, ये घूर्णी गति होगी, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर घूर्णन गति होगी, ठीक है। समेशन F = 0 होगा, सदिश योग जो होगा बल का वो 0 होगा, लेकिन टाउ ≠ 0, लेकिन टाउ जो होगा बल आघूर्ण यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, हमने बताया था अभी, ये वस्तु घूर्णन गति करेगी, ठीक है। जब घूर्णन गति करेगी तो वहाँ पर बल आघूर्ण तो होगा, तो बल आघूर्ण 0 नहीं हो सकता। तीसरी स्थिति देखते हैं, असमान बल समान क्रिया रेखा के अनुदिश कार्यरत हों। जब असमान बल कार्यरत होंगे तो जिस तरफ ज़्यादा बल है, मान लिया F2 ज़्यादा है, तो F2 अगर ज़्यादा है F1 से, तब वस्तु किधर मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, F2 की डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F2 - F1 = पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नहीं निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, तब इस डायरेक्शन में होगा, F2 डायरेक्शन में इसको मूव करेगा, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पर देखेंगे समेशन F ≠ 0, तब इस कंडीशन में क्या होगा, जो समेशन होगा, ठीक है, जो सम होगा एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है, फोर्स का, वहाँ पर वो 0 नहीं होगा, ठीक है, बताया था कि एक साइड में मूव करेगी जिधर फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। नहीं, अब दूसरा पॉइंट इसमें है कि समेशन ऑफ टाउ इज = 0, तो यहाँ पर क्या होगा, बल आघूर्ण 0 होगा, ठीक है। वस्तु घूर्णन गति नहीं करेगी, क्या करेगी, रैखिक गति करेगी, ठीक है। नहीं, और रैखिक गति होगी, यहाँ पर आ रहा है समझ में, आगे देखेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, असमान बल भिन्न भिन्न क्रिया रेखाओं के अनुदिश कार्यरत हों। जब असमान बल भिन्न भिन्न क्रिया रेखाओं के अनुदिश कार्यरत होंगे अलग अलग पॉइंट पर, तब वहाँ पर घूर्णन गति होगी और रेखीय गति भी होगी, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पर मान लिया इसका द्रव्यमान केंद्र इस पॉइंट पर है, तब इसकी घूर्णन गति होगी, लेकिन इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो भी यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। नहीं, वो भी यहाँ पर मूव करेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स यहाँ पर बराबर नहीं है, फोर्स यहाँ पर इक्वल नहीं है, F1 = F2, ठीक है। जब फोर्स इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लीनियर मूवमेंट होगा,
लीनियर मूवमेंट होने के साथ साथ इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी यहाँ पर क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट हो जाएंगे, रैखिक व घूर्णी गति दोनों होंगी। जब दोनों होती हैं रैखिक और घूर्णी गति तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोटनिक गति, ठीक है, लोटनिक मोशन, ठीक है। आगे देखेंगे, अब आता है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। इमेज में दिया हुआ है, ठीक है, इमेज से हम समझेंगे इसमें, ठीक है। इमेज में क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। कोई पार्टिकल एक सर्कल पर, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इसकी जो रोटेशन एक्सिस है, ठीक है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस रोटेशन एक्सिस के अनुदिश होगा, ठीक है नहीं। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसके अनुदिश होगा, और इसका मोमेंटम जो होगा वो लीनियर मोमेंटम और रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखेंगे कि कोणीय संवेग होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे इसकी, किसी कण का पार्टिकल का कण का घूर्णन अक्ष के परिता घूर्णी संवेग, ठीक है। एक होता है रेखीय संवेग, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये घूर्णी संवेग। तो घूर्णी संवेग को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अब यहाँ पर यदि कोई कण जो कि वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है, वृत्तीय गति कर रहा है और उसका रेखीय संवेग क्या है, रेखीय संवेग उसका p है, ठीक है, p है, और उसका स्थिति सदिश r है, कण का स्थिति सदिश क्या है, r है। तब उसके लिए जो कोणीय संवेग होगा वो L इज इक्वल टू, हम L से इसको डिनोट करते हैं, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर R क्रॉस P, ठीक है, R क्रॉस P। अगर हम इसको देखेंगे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट से, सदिश गुणन से, तो क्या हो जाता है यहाँ पर R P साइन फाई n कैप। n कैप यहाँ पर क्या है, तो n कैप लिखेंगे यहाँ पर L की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है नहीं। और इसकी दिशा क्या है, L की दिशा जो है वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश है, ठीक है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश, ठीक है नहीं। अब इसके लिए हम देखेंगे मात्रक क्या होगा, ठीक है, मात्रक देखते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मात्रक जो होगा इसका वो होगा आपका जूल सेकंड, ठीक है, जूल सेकंड। अगर MKS में देखेंगे ऐसा ही मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक यहाँ पर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऐसा ही मात्रक, ठीक है नहीं। विमीय सूत्र की बात करेंगे आगे, विमीय सूत्र क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा mL2, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर था, पर सेकेंड तो T-1, ठीक है नहीं। तो विमीय सूत्र हो गया ये। अगर हम इसमें देखें, इसमें हम देखेंगे सदिश गुणन, ठीक है। सदिश गुणन हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे स्थिति सदिश अगर दिया हुआ है, स्थिति सदिश अगर दिया है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, और यहाँ पर रेखीय संवेग सदिश दिया हुआ है pxi प्लस pyj प्लस pzk, ठीक है। तब इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे,
L इज इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है। तब इसको लिख लेते हैं I J K, ठीक है। इनकी वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे R की, तो X, Y और Z, PX, PY, PZ। अब इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं I, ठीक है। I वाला ऊपर का लाइन और नीचे की लाइन को हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे। बाकी कितने बचे, ये वाला पार्ट, ठीक है, इनको लिखेंगे। तो I फिर मल्टीप्लाई होगी PZY या बाई PZ माइनस ZPY, ठीक है। फिर J आता है माइनस में, J मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में लिखेंगे XPZ माइनस बाई PX प्लस K। फिर लिखेंगे K के लिए लिखेंगे XPY माइनस बाई PX, ठीक है। तो इस तरीके से हम सदिश गुणन कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अगर दोनों वेक्टर दिए हुए हों, ठीक है। दोनों वेक्टर अगर दिए हैं तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम कोणीय संवेग के रैखिक संवेग का अगर हम इनके घटक देखें तो घटक हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। तो रेडियल कंपोनेंट क्या है, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट को हमने COMP लिख लिया। इसको हम त्रिज्यीय घटक भी कहते हैं, इसको त्रिज्यीय घटक भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लिखेंगे P cos phi, ठीक है। इसको हम PR लिख सकते हैं, PR, ठीक है। नहीं, दूसरा होता है यहाँ पर ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट को हम क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ घटक, अनुप्रस्थ घटक। अनुप्रस्थ घटक को लिखेंगे हम P phi, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं फाई एंगल दिया हुआ है, ठीक है। नहीं, दोनों वेक्टर्स के बीच में यहाँ पर रेखीय संवेग वेक्टर है और यहाँ पर क्या है, स्थिति सदिश वेक्टर, स्थिति सदिश, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल है फाई। तब यहाँ पर P phi क्या होगा, P phi होगा यहाँ पे P sin phi, ठीक है। तो P sin phi हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कोणीय संवेग का परिमाण, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं इमेज में कोणीय संवेग बराबर क्या है। तो हम इसको लिखेंगे कोणीय संवेग बराबर, आगे इसको एक पेज ऐड करते हैं, इसमें स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कोणीय संवेग यहाँ पर क्या होगा, कोणीय संवेग बराबर होगा यहाँ पर स्थिति सदिश गुणा रैखिक संवेग का अनुप्रस्थ घटक, ठीक है ना। यही तो लिखते थे अनुप्रस्थ घटक, क्योंकि L इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है। जब हम उसको लिखते हैं तो RP साइन थीटा लिखते हैं या साइन फाई लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रैखिक संवेग का अनुप्रस्थ घटक होता है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद में देखेंगे कोणीय संवेग का परिमाण। तो कोणीय संवेग कब यहाँ पर अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, इसको देखते हैं। कोणीय संवेग का परिमाण, ओके 5 पॉइंट है ये। तो L इज इक्वल टू P, यहाँ पर लिखेंगे R साइन फाई, ठीक है। अब P इंटू R साइन फाई, इसको हम लिखना चाहते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो R साइन फाई क्या आएगा, D के इक्वल आएगा, ठीक है। R साइन फाई क्या आएगा, साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, लंबवतीकरण होगा। तो R साइन फाई हो गया और नीचे कितना आ जाएगा, D। तो आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं P इंटू D,
ठीक है, लिख सकते हैं। तो P इंटू डी। अब इसको हम अगर शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तब यहाँ पर लिखेंगे हम रैखिक संवेग गुणा रैखिक संवेग की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है नहीं, लंबवत दूरी। ओके, ये लिख सकते हैं, है नहीं। अब आगे देखेंगे हम कि वैल्यू, कोणीय संवेग की वैल्यू कब मैक्सिमम और कब मिनिमम हो सकती है। तो एल मैक्सिमम कब होगा? एल मैक्सिमम आर पी के इक्वल होगा, और आर पी के इक्वल जब होगा तो कब होगा ये? जब फाई की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री होगी, ठीक है नहीं, 90 डिग्री होगी। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं P की जगह क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू होता है एम बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एम बी आर, ठीक है नहीं, एम बी आर लिख सकते हैं। तो फाई की वैल्यू अगर 90 है तब यहाँ पर L की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कोणीय संवेग की वैल्यू। लेकिन मिनिमम कब होगी? न्यूनतम कब होगी? न्यूनतम होगी इसकी 0, ठीक है, जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगी, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री होगी तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? वो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और साइन 180 डिग्री का मान भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है नहीं। आगे समझ में, तो कोणीय संवेग न्यूनतम होगा फाई बराबर 0 और 180 पर, और अधिकतम होगा फाई बराबर 90 पर ही होगा, ठीक है नहीं। अब आगे देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 7, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में क्या होगा? अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें L इज इक्वल टू होगा आई ओमेगा, ठीक है। आई ओमेगा क्यों होगा यहाँ पर? यहाँ पर इसलिए होगा कि अगर हम इसको t के सापेक्ष अवकलन कर दें, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं dl अपॉन dt, लिख सकते हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे d ओमेगा अपॉन dt, ठीक है नहीं। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा i और ओमेगा, d ओमेगा अपॉन dt, इसको लिखते हैं हम कोणीय त्वरण, ठीक है। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा, ठीक है नहीं। और आई अल्फ़ा क्या होता है यहाँ पर? टाउ, ठीक है, टाउ होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ, ठीक है नहीं, यहाँ पर टाउ आ गया। ओके, अब इसमें देखेंगे हम, अगर किसी अंतराल के लिए किसी कण पर अल्प अंतराल के लिए आरोपित हो, ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होगा वहाँ पर? तब उसके लिए क्या होगा? तब उसके लिए हम देखो पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। तब इसके लिए J इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर L के लिए क्या लिखते हैं? J लिखते हैं। तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको आवेग बोलेंगे, ठीक है, आवेग बोलेंगे। आवेग इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर टाउ डी टी, और यहाँ पर आ गया टाउ एवरेज टाइम T1 से T2, ठीक है नहीं, dt, ठीक है। तब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू टाउ ए वी एवरेज डेल्टा टी, ठीक है नहीं, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें। अगर हम बोहर के अनुसार देखेंगे इसमें, तो कौन सा पॉइंट था ये? 9, ठीक है। बोहर के अनुसार देखेंगे तो परमाणु की एनबी कक्षा में चक्कर लगाने वाले
चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा, L = होगा NH/2π, ठीक है नहीं, ये भी हमें याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके लिए हमने अभी पढ़ा था टाउ = क्या होता है, dL/dt, ठीक है। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, ठीक है, बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए। ना लगाने का मतलब क्या है, अगर टाउ बराबर 0 है तब क्या होगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर dL/dt। जब t बराबर 0 होगा तो dL/dt बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर L = क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है नहीं, कांस्टेंट होगा। और इसको हम लिख सकते हैं L = L1 + L2 + L3 डैश क्या होगा, नियतांक होगा, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे L = I⍵, ठीक है। अगर दो वस्तुएं दी हुई हैं और उनके घूर्णन गति का आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर I1 ω1 = I2 ω2, ठीक है नहीं, आ रहा है समझ में। इसके लिए हम खुद उदाहरण ले लेते हैं। इसके लिए उदाहरण लेंगे हम सबसे पहले हमने इसमें उदाहरण ले लिया कि कोई व्यक्ति एक घूमने वाली कुर्सी पर खड़ा हुआ है, ठीक है, घूमने वाली घूर्णन गति करती हुई किसी कुर्सी पर खड़ा है या टेबल पर खड़ा है। तब क्या होगा, अगर वो व्यक्ति अपने हाथों को फैला कर रखता है, जब वो हाथों को फैला कर रखेगा तब वहाँ पर क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण घटेगा। लेकिन अगर वो हाथों को नहीं फैलाता है, ओके, एक मिनट, I = सबसे पहले देखते हैं होता क्या है, mr² होता है, हमने पढ़ाया था। अगर यहाँ पर घूर्णन अक्ष से दूरी अगर घटेगी तो I का मान घटेगा, घूर्णन अक्ष से अगर दूरी बढ़ेगी तो I का मान बढ़ेगा, ठीक है। तब वो व्यक्ति जब हाथ अपना फैला कर रखता है तब जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ेगा, और अगर हाथों को सिकोड़ लेता है तब जड़त्व आघूर्ण घटेगा, ठीक है नहीं। और जब जड़त्व आघूर्ण घटेगा तो I⍵ बराबर होता है नियतांक, ठीक है। तो I व्युत्क्रमानुपात होगा 1/ω के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा तो यहाँ पर ओमेगा घटेगा, ठीक है, ओमेगा घटेगा। और जड़त्व आघूर्ण अगर बढ़ेगा तो ओमेगा तो घटेगा, लेकिन जड़त्व आघूर्ण अगर घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है नहीं। दोनों पॉइंट इसमें क्लियर हो गए। तीसरा हम देख सकते हैं इसमें, दूसरा पॉइंट इसमें देख सकते हैं उदाहरण के लिए, कि जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो जो पास वाले ग्रह होते हैं सूर्य के जो पास वाले ग्रह हैं, ठीक है नहीं, वो क्या करते हैं, स्पीड से चक्कर लगाते हैं, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उनकी स्पीड कम होती जाती है, ठीक है नहीं। जैसे सबसे पहले कौन सा पड़ता है सूर्य के बाद में सबसे पहले पड़ता है बुध, उसके बाद पड़ता है शुक्र, फिर पड़ता है यहाँ पर पृथ्वी, फिर मंगल। अगर हम पृथ्वी को देखेंगे बुध के कंपैरिजन में, तो बुध की स्पीड जो होगी पृथ्वी से ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो सूर्य के ज़्यादा करीब में है। तो वहाँ पर अगर डिस्टेंस कम है तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा है,
क्योंकि डिस्टेंस कम होने की वजह से आई कम होगा, ठीक है, और ओमेगा ज़्यादा होगा, कोणीय वेग ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं। कोणीय वेग ज़्यादा होगा तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। आ रहा है समझ में? तो इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दूर वालों के लिए इसका ठीक उल्टा है, दूरी अगर ज़्यादा होगी तो जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा, ओमेगा का मान कम होगा, कोणीय वेग का मान, तो स्पीड का मान भी, ठीक है, स्पीड का मान भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है नहीं। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पृथ्वी की त्रिज्या में परिवर्तन कर दिया जाए, पृथ्वी की त्रिज्या को अगर घटा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हम बहुत ही जल्दी करते हैं इसको, कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या प्रारंभिक की अगर आधी कर दी जाए, ठीक है, तब उसका आवर्तकाल कितना होगा, क्योंकि पहले कितना है 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटा है एक दिन का। आ रहा है समझ में कि 24 घंटे में वो अपनी अक्ष के परितः चक्कर लगा लेती है, लेकिन जब त्रिज्या को आधा कर दिया जाएगा तो उसका जो चक्कर होगा वो कितने में होगा, इसको हम फाइंड करके दिखाते हैं, ठीक है नहीं, फाइंड करके दिखाते हैं इसको हम। यहाँ से हम देख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहाँ से लिखेंगे ओमेगा 2 इज़ इक्वल टू I1 ओमेगा 1 I2, ठीक है। I1 क्या होगा यहाँ पर, I1 लिखेंगे हम 2/5 r²। ओमेगा 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे 2π/T1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम I2 2/5 mr², ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इससे कैंसिल, सॉरी यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर हाफ होगा, स्क्वायर करेंगे, 2/5 से 2/5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा r², वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है ओमेगा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2π/T2, तो इसके लिए आ जाएगा 2π/T1, ठीक है। नीचे कितना है यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2π से 2π कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर T2 कितना आ गया T1/4, T1 कितना है 24 घंटे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 छंग 24, तो कितने घंटे का हो जाएगा 6 घंटे का, ठीक है। तो पृथ्वी का जो दिन होगा या पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः जो आवर्तकाल होगा, एक चक्कर जो लगाएगी, ठीक है, वो 6 घंटे में कंप्लीट करेगी, तो दिन कितने का हो जाएगा 6 घंटे का दिन हो जाएगा। आगे देखेंगे घूर्णित वस्तु के लिए कार्य, शक्ति व ऊर्जा। तो इसमें कार्य के लिए क्या करते हैं, कार्य के लिए यहाँ पर अगर कोणीय विस्थापन d थीटा हो तो यहाँ पर कार्य लिखते हैं W बराबर टाउ d थीटा से, ठीक है नहीं, ध्यान रखना है, आगे न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत होगी। और रेखीय गति में हम क्या करते थे, W बराबर क्या करते थे F.dx, ठीक है नहीं। तो कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें। घूर्णन गति में क्या होता है W बराबर समाकलन टाउ डी थीटा, और रेखीय गति में F.dx समाकलन में। अब गतिज ऊर्जा देखते हैं इसमें क्या होती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के लिए यहाँ पर फार्मूला होगा, अगर हम गतिज ऊर्जा के लिए लिख रहे हैं तो K/R4 होता है यहाँ पे रोटेशन, घूर्णन गति के लिए, तो 1/2 लिखेंगे I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर लिख सकते हैं KR इज़ इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हम I ओमेगा एक साइड पे ले लेंगे और ओमेगा एक साइड पे, तो यहाँ पर हो जाएगा L ओमेगा, ठीक है नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, जिस तरीके से हम रेखीय संवेग में लिखते थे P²/2m, ठीक है, रेखीय संवेग के पदों में गतिज ऊर्जा को लिखते थे, वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे L²/2I, ठीक है, L²/2I बराबर KR, ठीक है नहीं। तो तीसरा फार्मूला ये है, ये हमें याद रखना है, आगे हम यूज़ करेंगे इनको। गुणन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरीय रैखिक गतिज ऊर्जा में हम क्या अंतर कर सकते हैं यहाँ पर, या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे गुणन गति में। तो गुणन गति में क्या था, KR बराबर कितना था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और रेखीय गति में क्या था, K इज़ इक्वल टू KT लिख सकते हैं इसको, ट्रांसनेशनल, ठीक है। तो 1/2 MB स्क्वायर। यहाँ पर हम लिखेंगे KR इज़ इक्वल टू 1/2 L ओमेगा, और यहाँ पर लिखेंगे KT इज़ इक्वल टू 1/2
पी वी, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे के आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है। और रेखी गति में लिखते थे के टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है नहीं। आगे समझ में, आगे देखेंगे इसमें अब शक्ति क्या है। शक्ति इसमें पढ़ते हैं। शक्ति हम जानते थे कि कार्य किसी कर्ता या मशीन द्वारा कार्य करने की समय दर को, तो ये होता था P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है, ये ध्यान है हमें, हमने रेखी गति में पढ़ा था इसको। अब यहाँ पर हम घूर्णन गति में पढ़ेंगे इसको, तब क्या होगा, तब हम यहाँ पर P इज इक्वल टू लिखेंगे, P इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ठीक है। जहाँ पर हम W लिखते थे, ठीक है, अब वहाँ पे हम लिखेंगे के आर, ठीक है, के आर फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तब यहाँ पर क्या होगा, डी अपॉन डी टी 1/2 i ω स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पर अवकलन होगा, अवकलन के बाद में आ जाएगा आपका i ω डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। तब इसको लिख सकते हैं हम i ω अल्फ़ा इज इक्वल टू i अल्फ़ा ओमेगा, फिर इसको लिखेंगे टाउ ओमेगा, ठीक है। अब टाउ ओमेगा क्यों आ गया, जैसे वहाँ पर आता था रेखी गति में P इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है, P इज इक्वल टू एफ बी आता था, ठीक है। तो P इज इक्वल टू होता था एफ बी, तो सेम यहाँ पर आ गया P इज इक्वल टू टाउ डॉट ओमेगा, ठीक है। ये आ गया रेखी गति के लिए, घूर्णन गति के लिए। ओके, आगे देखेंगे फिसलना, चक्रण करना एवं लुढ़कना। सबसे पहले देखेंगे फिसलते पिंड की गतिज ऊर्जा। अगर कोई पिंड फिसल रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक पहिया दिया हुआ है और पहिया जो है फिसल रहा है, तो यहाँ पर फिसलने का क्या है कि इसका जो घूर्णन अक्ष है, ठीक है, इसका जो पॉइंट है ये, ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट है पहिए का, ये बी वेग से मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये बी वेग से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पहिया घूम नहीं रहा है बल्कि फिसल रहा है, ठीक है नहीं। जैसे साइकिल का पहिया है, ठीक है, अब साइकिल को हम ब्रेक लगा करके उसको फिसला दें, ठीक है, तब हम कहेंगे वहाँ पर वो वी वेग से फिसल रहा है। उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसका जो द्रव्यमान केंद्र है पहिए का, वो वी वेग से गतिशील है, लेकिन पहिया अपनी धुरी पर घूम नहीं रहा है, ठीक है नहीं। जब घूम नहीं रहा है तो वहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेखीय गति होगी। क्या होगा, रेखीय गति। रेखीय गति होगी तो रेखीय गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। जब रेखीय गतिज ऊर्जा होगी तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम के टी, ठीक है। के टी बराबर हो जाएगा 1/2 mb स्क्वायर, ठीक है, 1/2 mb स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक धुरी पर, ठीक है, एक स्थिर बिंदु पर पहिए को वहाँ पर, ठीक है, उसको पहिए को फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर फिक्स कर दिया है तो उसकी जो घूर्णन अक्ष है, उसकी जो धुरी है, वो मूव नहीं करेगी बल्कि पहिया घूमेगा सिर्फ अपने धुरी के चारों तरफ, ठीक है। तब यहाँ पर ओमेगा से ये मूव कर रहा है। जब ओमेगा से मूव कर रहा है तब यहाँ पर क्या करेंगे, तब यहाँ पर घूर्णी गति होगी। क्या होगी, घूर्णन गति होगी, ठीक है। तब यहाँ पर कहेंगे हम घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा के आर, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तब यहाँ पर क्या होगा, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम b ओमेगा इज इक्वल टू होता है b अपॉन r, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू b अपॉन r, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। और i इज इक्वल टू होता है, हमने पढ़ा था m k स्क्वायर, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पीछे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/2 m k स्क्वायर इंटू b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 mb स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तब हम यहाँ कह सकते हैं
कि घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर k² गुणा रेखीय गतिज ऊर्जा। ठीक है, रेखीय गतिज ऊर्जा। ठीक है, आगे देखेंगे लुढ़कते पिंड की गतिज ऊर्जा। ठीक है, लुढ़कते पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब यहाँ पर क्या है, जब कोई पहिया या कोई पिंड जब लुढ़कता है, लुढ़कने का मतलब है कि वो अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन गति भी कर रहा है और एक रेखीय गति भी कर रहा है। ठीक है, तब उसको कहते हैं हम लोटने गति। ठीक है, तो लोटने गति में क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, रेखीय गति भी होती है और यहाँ पर घूर्णन गति भी होती है। ठीक है नहीं, तब इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। तब इसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, जब दोनों चीज़ें होंगी तो दोनों की जो कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा होगी Kn इज इक्वल टू KT प्लस KR। Kn क्या है, 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट ना करके 1/2 I ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्या था, 1/2 mv² प्लस इसकी वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी वो निकाली थी 1/2 mv² इंटू k²/r²। ठीक है नहीं, k²/r² निकाला था। अब यहाँ से हम 1/2 mv² कॉमन ले लें। जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस k²/r² आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी Kn। ठीक है नहीं, इसका काफ़ी यूज़ होता है न्यूमेरिकल में, इसलिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, आगे देखेंगे बिना फिसले लुढ़कते पिंड की गति। बिना फिसले लुढ़कते पिंड की गति के लिए क्या होगा, इसके लिए देखो एक पहिया है। ठीक है, और ये v वेग से इसका द्रव्यमान केंद्र मूव कर रहा है और ओमेगा से ये अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, लोटने गति है, इसका मतलब ये है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊर्जा संरक्षण से देखेंगे क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण से सबसे पहले देखेंगे Kn बराबर 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू पुट करेंगे हम r ओमेगा। ठीक है, पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पुट होगा 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तब यहाँ पर क्या आएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी m नहीं लेंगे, हम सिर्फ ओमेगा लेंगे, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना रह गया, m r² प्लस I। ठीक है, m r² प्लस I रह गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, IP इज इक्वल टू I प्लस mr² लिखा जाता है, हमने पढ़ा था इसको समांतर अक्ष की परिमेय में। ठीक है, IP इज इक्वल टू क्या होता है, I प्लस mr²। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1/2 कितना हो गया, IP ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, Kn, इसको अभी हमें ध्यान रखना है, आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखेंगे लुढ़कते पिंड के विभिन्न कणों के रैखिक वेग क्या होंगे। रैखिक वेग, रेखीय गति में देखेंगे, रैखिक गति में ABCD, ठीक है, 4 पॉइंट दिया है, चारों पॉइंट के जो वेग होंगे वो बराबर होंगे रैखिक गति में, ध्यान रखना है इस बात का। घूर्णन गति, घूर्णन गति में क्या होगा, घूर्णन गति में इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, बताया था किसी अक्ष पर हमने उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, किसी खूंटी पर या फिर किसी भी आधार पर हमने उसको फिक्स कर दिया और इस तरीके से वो सिर्फ और घूर्णन गति करेगा। ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, उसके द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है v बराबर 0 होगा। लेकिन बाकी के जो पॉइंट हैं,
ठीक है, सबसे निचला पॉइंट और सबसे ऊपर का पॉइंट, और ये क्षैतिज व्यास के परिता, क्षैतिज व्यास के सिरों पर जो होगा वेग वो कैसा होगा, बराबर होगा b होगा, ठीक है नहीं। अब आ जाएंगे लौटनी गति में। लौटनी गति में अगर वस्तु द्रव्यमान केंद्र का वेग जो है कितना है, v है। जब v है तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट का कितना होगा, 2b होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला, कि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना है। और IIT जैसे एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है A पॉइंट, उसका यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। जो सतह के संपर्क में रहेगा वो 0 पॉइंट रहेगा। लेकिन व्यास के सिरों पर, जैसे यहाँ पर D पॉइंट दिया है तो यहाँ पर कितना होगा, √2v, ठीक है, √2b होगा। तो ध्यान रखना है इसको। आगे देखेंगे नत समतल पर बिना फिसले लुढ़कते पिंड की गति। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब कोई पिंड एक नत समतल पर जो है लुढ़कते हुए गति करता है, तब उस कंडीशन में उसके वेग क्या होंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नत समतल की ऊंचाई क्या है सतह से, वो है h, ठीक है, वो h है। और ये कितने एंगल पर झुका हुआ है, थीटा एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है। तब हम देखेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से देखेंगे तो सबसे पहले इस पॉइंट पर ऊर्जा कितनी है, इस पॉइंट पर हम देखेंगे यहाँ पर, तो वस्तु सबसे पहले क्या है, स्थिर है। इसका मतलब वहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो 0 होगी। लेकिन घूर्णन गतिज नहीं, घूर्णन गतिज ऊर्जा नहीं, हम यहाँ पर स्थिर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh, ठीक है। और बाकी यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 होगी। अब देखेंगे जब ये यहाँ से चलना प्रारंभ कर देती है, ये बॉल जब चलना प्रारंभ कर देती है, तब यहाँ पर क्या होगी, हमने अभी पढ़ी थी गतिज ऊर्जा, तो उसमें रैखिक गति और घूर्णी गति दोनों होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, mv² 1/2mv² इंटू 1 + k² r², ठीक है। अब यहाँ से हम v अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, v = अगर हम निम्नतम बिंदु पर देखेंगे तो v = आ जाएगा यहाँ से 2gh/1 + k² r², ठीक है नहीं। इसका हम यूज़ करेंगे काफ़ी क्वेश्चंस में, इसलिए ध्यान रखना है। अब आगे देखेंगे हम त्वरण किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगले पॉइंट में त्वरण हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो b² = u² + 2as से देखेंगे, तब यहाँ पर u = तो 0 होगा प्रारंभ में, और s यहाँ पर क्या है, जो विस्थापन है, रैखिक विस्थापन, s = यहाँ पर होगा h/sin θ, ठीक है नहीं। हम इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, नत समतल वाले में ट्रायंगल में हम निकाल लेंगे, यहाँ पर s = क्या होगा, h/sin θ होगा। तब यहाँ से हम b की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, u की वैल्यू, s की वैल्यू और b की वैल्यू जब पुट करेंगे, तो यहाँ पर a = आ जाएगा g/sin θ/1 + k² r², ठीक है नहीं। ये आ गया a की वैल्यू, ठीक है। अब नीचे देखेंगे पिंड को, निम्नतम बिंदु तक आने में लगा समय, तो नीचे तक आने में उसको कितना समय लगेगा, इसको हम कहाँ से निकालेंगे, प्रथम समीकरण से b = u + at से, क्योंकि u यहाँ पर क्या है, 0 है। तब यहाँ से हम t = निकालेंगे तो b/a, तो b और a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/sin θ √2h/g 1 + k² r², ठीक है नहीं। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी t की, आ रहा है समझ में। तो t की वैल्यू हो गई। तब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू किसके अनुक्रमानुपाती है, 1/√1 + k² के, ठीक है। a की वैल्यू 1/1 + k² के, और t की वैल्यू √1 + k² r², ठीक है। अगर हम किसी पिंड के लिए उसकी घूर्णन त्रिज्या और उसके अक्ष से दूरी के वर्ग का अगर हम अनुपात अगर निकाल लें,
तो वहाँ से हम इनकी वैल्यू को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं आपस में अलग अलग वस्तुओं के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 + k² अपन r² की वैल्यू अगर जिस वस्तु के लिए अगर ज़्यादा है तो उसका जो वेग होगा वो कम होगा। इसका मतलब क्या है कि नत समतल से वो जब लुढ़केगी तो उसका जो वेग होगा निचले बिंदु पर, निम्नतम बिंदु पर, उसका वेग न्यूनतम होगा। लेकिन 1 + k² r² की वैल्यू अगर कम है तो उसका वेग ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ठोस गोले को और एक खोखले गोले को अगर हम लुढ़काते हैं एक ही पॉइंट से नत समतल पर, तब खोखला गोला निचले पॉइंट पर तेज वेग से जाएगा। ठीक है, तेज वेग से जाएगा और उसको पहुंचने में कम समय लगेगा। ठीक है नहीं, और ठोस गोले को पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। आ रहा है समझ में? आगे देखेंगे इसमें अलग अलग वस्तुएं दी हुई हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल के लिए दिया हुआ है लुढ़कने के लिए, तो लुढ़कने के लिए क्या है, यहाँ पर अलग अलग वेग का दिया हुआ है, यहाँ पर त्वरण दिया हुआ है और यहाँ पर समय दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर फिसलने की बात हो रही है तो जब फिसलने की बात हो रही है तो अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर घूर्णन गति नहीं होगी। जब घूर्णन नहीं होगी तो केवल क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होगी। तो जब कंपैरिजन कराएंगे mgh = 1/2 mv² से, तो क्या आ जाएगा, b = √2gh आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो g sin थीटा के बराबर होगा, क्योंकि नत समतल के लिए हमने पढ़ाया था प्रक्षेप गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ाया था कि नत समतल पर जो त्वरण होता है वस्तु के लिए वो क्या होता है, g sin थीटा होता है। ठीक है नहीं, तब यहाँ पर टाइम क्या होगा, टाइमिंग यहाँ पर हो जाएगी 1/sin θ × √2h/g। ठीक है, इसी तरीके से मुक्त रूप से गिरना, जब मुक्त रूप से गिरेगी ऊपर से तब क्या कंडीशन होगी, तब यहाँ पर √2gh होगा। ठीक है नहीं, क्योंकि ऊपर से डायरेक्टली नीचे के लिए आ रही है। ठीक है नहीं, फिसल नहीं रही है और ना ही यहाँ पर घूर्णन गति हो रही है, दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होगी। तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होगी तो क्या होगा, डायरेक्ट g होगा इसका त्वरण, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, √2h/g के बराबर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग वस्तुएं दी हुई हैं, यहाँ पर बलय दिया हुआ है, यहाँ पर देखो चकती ठोस बेलन दिया है, ठोस गोला दिया है, खोखला गोला दिया है, तो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं k² की वैल्यू, k² की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो बलय और खोखला बेलन के लिए कितना है, 1 है। ठीक है, उसके बाद में चकती और ठोस बेलन के लिए 1/2 है। आ रहा है समझ में? इसके लिए क्या है, इसके लिए 1 से कम है। फिर और नीचे जाएंगे ठोस गोले के लिए, फिर और कम हो गया 0.4, फिर खोखला गोले के लिए 0.66 है, तो ये तो ज़्यादा है। ठीक है नहीं, तब इनके लिए अलग अलग हम देखेंगे तो टाइम कितना लगता है, उनका वेग क्या होगा, सबके लिए अलग अलग वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है नहीं, आ रहा है समझ में? यहाँ से हमने ये चीज़ बता दी कि किसे टाइम ज़्यादा लगेगा निचले बिंदु तक पहुँचने में, तो जिसके लिए हमने बताया था, जिसके लिए k² की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसके लिए टाइम कम लगेगा। ठोस गोला की वैल्यू देखो कम होगी सबसे, तो ठोस गोला निचले पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। दृढ़ पिंड, बेलन, घिरनी, चकती पर लपेटे गए धागे से जुड़े पिंड की गति, बिंदु द्रव्यमान का त्वरण नीचे की ओर। अब इस कंडीशन में देखेंगे तो किस तरीके से तनाव काम करेगा, किस तरीके से इसमें त्वरण होगा नीचे की ओर, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक पिंड लटका हुआ है। ठीक है, एक बेलनाकार यहाँ पर घिरनी है, इससे एक पिंड m द्रव्यमान का लटका हुआ है। ठीक है, और t इसमें तनाव है डोरी में। आ रहा है समझ में? t इसमें डोरी में तनाव है। तब देखेंगे इसमें घिरनी का जो वजन है वो कितना है, कैपिटल M। घिरनी का कैपिटल M वजन है। तब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, बिंदु द्रव्यमान का त्वरण नीचे की ओर। तब इस कंडीशन में क्या होगा, A = हो जाएगा यहाँ से g/1 + I/mr²। ठीक है, आ रहा है समझ में? A = g/1 + I/mr²। कैसे आया ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम इसको, क्योंकि ये किधर मूव कर रही है, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ मूव कर रही है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो t + mg। ठीक है, t + mg = ma। ठीक है, तब यहाँ से a क्या हो जाएगा, A = हो जाएगा यहाँ से t/m
प्लस जी, टी अपॉन एम प्लस जी। ओके, एक मिनट। ओके, तो इसके लिए ए बराबर कितना होगा, जी अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। आगे देखेंगे धागे में तनाव, धागे में तनाव कितना होगा, अगर हम उसके लिए देखेंगे जैसे हमने अभी निकाला था, तो टी इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर एम जी आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो इसके लिए कितना हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर। दूसरा देखेंगे बिंदु द्रव्यमान का बेग, तो बेग कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन वन प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। कोणीय बेग ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2mgh अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो ये इनकी वैल्यू हो गई, हमें याद रखना है, आगे इनका यूज़ होगा। संयुक्त लोलक का आवर्तकाल, संयुक्त लोलक का आवर्तकाल के लिए होता है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब यहाँ पर एल क्या है, एल इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एल। और स्मॉल एल यहाँ पर क्या है, तो स्मॉल एल बराबर है यहाँ पर निलंबन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी, ठीक है नहीं। तो ये हो गया यहाँ पर एल इजकल टू एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एल। तो यहाँ पर देखो अलग अलग वस्तुएं दी हुई हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर वलय दी हुई है, तो वलय के लिए यहाँ पर क्या है, वलय के लिए दिया हुआ है यहाँ पर परिधि से होकर जाने वाली तथा तल के लंबवत स्पर्श रेखा। तब इस कंडीशन में इसके लिए क्या होगा, एल की वैल्यू जो होगी वो आर के बराबर होगी, के की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं एल इजकल टू एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एल, किसकी वैल्यू हो गई 2r। तब यहाँ से आ जाएगा टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट 2r अपॉन जी, ठीक है नहीं। तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं सभी वस्तुओं के लिए। यहाँ पर देखो गोलीय कोश होगा, ठीक है, गोलीय कोश या खोखला गोला, ठीक है, गोलीय कोश होगा यहाँ पर। स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा के अनुदेश क्या होगा, यहाँ पर एल की वैल्यू हो जाएगी आर के बराबर, और यहाँ पर के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2/3 r स्क्वायर। तो 5/3 इंटू आर आ रहा है किसका, एल की वैल्यू, ठीक है। एल की वैल्यू हमने बताई थी एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है नहीं। तो एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आर स्क्वायर है, प्लस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2/3 r स्क्वायर अपॉन एल कितना, एल यहाँ पर आर है, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 5/3r, ठीक है नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट 5r/3g। तो इस तरीके से हम सारी वस्तुओं के लिए निकाल सकते हैं। ठोस गोले के लिए निकालेंगे, ठीक है, कितना है अंडर रूट टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट 7r/5g, ठीक है नहीं। तो इतना काफ़ी है, ओके। हाँ, तो इसमें थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे देखेंगे इसमें, ओके। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, हाँ अभी क्वेश्चन रह गए हैं, 25 क्वेश्चन रह चुके हैं, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।